हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, अगर आप हिंदी का पेपर देने गए हो, हिंदी के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, हिंदी के पेपर को अगर आप पास करना चाह रहे हो, आप बार बार अगर हिंदी के पेपर में फेल हो रहे हो, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। मेरे प्यार बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर हिंदी में अगर आपको हिंदी का यच भी नहीं आता है तो आप हिंदी के पेपर को आप कैसे पास करोगे। मेरे पास 2026 का एक पेपर है हिंदी का, और इस हिंदी के पेपर को मैं खुद सॉल्व करने वाला हूं बोर्ड एग्जाम के कॉपी पे। मेरे प्यार बच्चों, अगली बार भी वीडियो बनाया था, 16 लाख बच्चों ने इस वीडियो को देख के गया था। 1.6 मिलियन, जाके आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, 1.6 मिलियन बच्चों ने हिंदी के इस ट्रिक को देखकर गए थे। और जाके देखिए, उसमें कम से कम हजारों कमेंट आपको देखने को मिलेगा कि सर हम लोग बार बार हिंदी में फेल हो रहे थे, लेकिन इस बार हमने बहुत अच्छा स्कोर करके आया है। मेरे प्यारों को गारंटी है कि आप 100 में कम से कम 70 या 75 नंबर बिल्कुल आराम से मेरे ट्रिक की मदद से आप ला दोगे। इस बात का मैं दावा करता हूं, और पूरा का पूरा ट्रिक बताने वाला हूं इस पेपर के माध्यम से। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर लोगों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, एग्जाम में 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में अगर हम बात करें तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बनता है, दूसरा आपका सब्जेक्टिव बनता है। तो मैं ऑब्जेक्टिव का भी ट्रिक बताऊंगा और सब्जेक्टिव का भी ट्रिक बताऊंगा। और ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों में जेन्युइन ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं। ये नहीं कि ये रंग दो पास हो जाओगे, नहीं। मैं आप लोगों का ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो 100% वह ट्रिक मेरे प्यार बच्चों काम करेगा, और ऑब्जेक्टिव में मेरे प्यार बच्चों आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे। और साथ ही साथ सब्जेक्टिव का भी बताऊंगा, मतलब फुल पेपर का सोल्यूशन बताने वाला हूं, ताकि आप 70 से 75 नंबर स्कोर करके चले आओ। मेरे प्यार बच्चों, देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ये बात आपको भी मालूम है। मान लीजिए कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन दिया होता है। इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन सही होता है। तो देखिए, मैं ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल नोट कीजिए। देखिए, पहला ट्रिक यह कहता है, नोट कीजिए, पहला ट्रिक यह कहता है कि अगर इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी एक ऑप्शन अगर आपको ए और बी दिखाई दे, कोई भी ऑप्शन अगर आपको ए और बी दिखाई दे, तो आंख बंद कर कर आप उसी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। होता है ना, कोई ऑप्शन रहता है ए और बी दोनों सही है, तो अगर वो वाला ऑप्शन आपको मिल जाए तो 100% आंख बंद करके ए और बी उसी पे क्लिक करके आप लोगों को आना है। यह है आप लोगों का ट्रिक नंबर फर्स्ट। ट्रिक नंबर दूसरा यह कहता है कि अगर इन चारों ऑप्शनों में अगर दे दे कि इनमें से सभी, अगर इन चारों ऑप्शनों में से दे दे कि इनमें से सभी, तो आपको मेरे प्यार बच्चों इसी पे क्लिक करके आना है, इनमें से सभी पे। ठीक है, यह हो गया आप लोगों का ट्रिक नंबर दूसरा। ट्रिक नंबर तीसरा क्या कहता है, उसको नोट कीजिए। ट्रिक नंबर तीसरा कहता है कि अगर इन चारों ऑप्शनों में से दे दे कि इनमें से कोई नहीं, क्या दे दे कि इनमें से कोई नहीं, अगर इन चारों ऑप्शनों में से कहीं भी आपको दिखे कि इनमें से कोई नहीं, तो आंख बंद करके आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आओगे। अब यह 3 ट्रिक मैंने बता दिया। चौथा ट्रिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा ट्रिक यह है कि अगर चारों ऑप्शन अलग अलग दे दे तब क्या करोगे। अगर चारों ऑप्शन ए भी अलग दे दे, ऑप्शन बी भी अलग दे दे, ऑप्शन सी अलग दे दे और ऑप्शन डी अलग दे दे, और इनमें से कोई ना हो, अगर इनमें से तीनों ऑप्शन में से अगर कोई भी ऑप्शन इनमें ना हो और चारों अलग अलग हो, तब तो वहां फंस जाओगे आप। फिर आपको समझ नहीं आएगा कि भाई अगर ये रहता तो मैंने इस पे क्लिक कर देता, ये रहता तो इस पे क्लिक कर देता, ये रहता तो इस पे क्लिक कर देता, लेकिन इसमें तो कोई भी तीनों ऑप्शन नहीं है, अब मैं क्या करूं। अब यहां पे आपका दिमाग घूम जाएगा, लेकिन कोई नहीं, मैं हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का कंडीशन आ जाए कि चारों अलग अलग आ जाए, तो मेरे प्यार बच्चों ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे आप लोगों को आंख बंद के क्लिक करके आना है। या तो ऑप्शन ए पे कीजिए या तो ऑप्शन सी पे कीजिए। मेरे प्यारों, 95% स्कोर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करके आ जाओगे इस ट्रिक के मदद से। अगर ये ट्रिक लगाओगे 95% स्कोर बिल्कुल सही करके आओगे। तो मेरे प्यारों, ये था ऑब्जेक्टिव का ट्रिक। अब हम बताने वाले हैं आप लोगों को सब्जेक्टिव का ट्रिक। देखिए, सब्जेक्टिव प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है खंड ब से। देखिए, खंड ब और दिया है आपका वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न मतलब सब्जेक्टिव वाला प्रश्न। तो देखिए, इसको कैसे करोगे। सबसे पहले हम लोग डालेंगे, ये हेडिंग बनाएंगे, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी आपको, और बोर्ड एग्जाम की कॉपी बिल्कुल मेरे पास लाइन खींची नहीं रहती, आपको खींचना पड़ता है। तो आप क्या कीजिएगा, मैं तो ऑलरेडी खींच के लेकर आया हूं, आप क्या कीजिएगा कि स्केल की सहायता से, देखिए स्केल आप लेकर जाइएगा पेपर में,
और स्केल की सहायता से यहाँ पे क्या कीजिएगा, लाइनिंग खींचेगा ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, स्केल की सहायता से खींचना है और डबल लाइन खींचना है, इतना बात याद रखिएगा, सिंगल लाइन नहीं, आपको डबल लाइन खींचना है। तो डबल लाइन इस तरह आप लोगों को खींच देना है। इसके बाद ऊपर आपको डालना है, क्या था, खंड ब। तो सबसे पहले ऊपर डालोगे आप मेरे प्यारे बच्चों खंड ब, यहां इस तरह डालोगे खंड ब, डाल दिया मैंने। इसी तरह आपको भी डालना है खंड ब। खंड ब के नीचे था वर्णात्मक प्रश्न, तो इसके नीचे डालोगे आप वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न आपको डालना है। हेडिंग आपकी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर देखकर प्रभावित होए। ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न बिल्कुल इस तरह करने के बाद इसके नीचे आपको स्केल की सहायता से अंडरलाइन करना है, इतना बात याद रखिए। स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न मैंने कर दिया। अब था प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 करने वाले हो तो आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21। एक लाइन का गैप छोड़कर आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21। प्रश्न उत्तर संख्या 21। प्रश्न उत्तर संख्या 21 है तो आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे भी आपको स्केल की सहायता से अंडरलाइन करना है, इतना बात याद रखें। इससे यह होता है कि दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। प्रश्न उत्तर संख्या 21 आपने डाल दिया। अब प्रश्न उत्तर संख्या 21 है क्या, देखिए बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब ये गद्यांश है, कितने नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए। आपको गद्यांश आ नहीं रहा है। ठीक है, मैं यह मान के आप लोगों को बता रहा हूं ट्रिक कि आपको हिंदी में हिंदी का एच भी नहीं आ रहा है। कहने का मतलब हिंदी में आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, उस बेस पे मैं ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं। तो आप लोगों को गद्यांश दे दिया, दो ऑप्शन होते हैं, एक क वाला आता है, और क वाला नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में एक और देता है अथवा करके ख वाला, और क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके देखिए आपका ख वाला दिया गया है। दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, इतना याद रखिएगा। या तो आप क वाला कीजिए या तो आप ख वाला कीजिए। तो मेरे प्यारों चो मान लीजिए कि आप ख वाला करना चाहते हो, आप अथवा वाला करना चाहते हो, तो कैसे उसको करोगे। ख वाला करना चाहते हो तो आप एक लाइन इसका छोड़कर यहां लिखोगे ख। क्या लिखोगे, ख लिखोगे। और ख लिखने से काम नहीं चलेगा, ख लिखने से काम नहीं चलेगा, उसके आगे आपको संकेत लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, संकेत लिखना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे संकेत क्या होता है। संकेत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने बच्चे संकेत लिखे जाते हैं मतलब कि वो पढ़े लिखे होते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वही स्टूडेंट संकेत लिखते हैं। तो अगर आप संकेत लिख दोगे तो एग्जामिनर प्रभावित होकर यहीं से नंबर आपको दे देगा, सिर्फ संकेत सही पढ़ के नंबर दे देगा वो। तो संकेत कैसा लिखा जाता है, देखिए संकेत का ट्रिक ये होता है कि शुरू के कुछ वर्ड उठा ले, जैसे मैं ब्राह्मणी हूं। ठीक है, तो मैं ब्राह्मणी हूं, फिर डॉट 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 करते करते लास्ट की लाइन जैसे तब है तो आपको तब लिख देना है। तो देखिए आपको लिखना है मैं ब्राह्मणी हूं, तो लिखोगे मैं ब्राह्मणी हूं, मैं ब्राह्मणी, मैं ब्राह्मणी हूं। शुरू की लाइन आपने लिख दिया, बहुत अच्छी बात। इसके बाद डॉट 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 करते जाओगे। लास्ट की लाइन क्या था, तब। लास्ट की लाइन क्या था, तब। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यह था संकेत। इससे एग्जामिनर को यह पता चलेगा कि आप क और ख दोनों में से कौन सा गद्यांश आपने किया है। तो मैं ब्राह्मणी हूं तब उसको पढ़ेगा तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होगा एग्जामिनर। इसके बाद हम प्रश्न करना स्टार्ट करेंगे। अब प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न है 3 प्रश्न, पहला दूसरा तीसरा। तीनों प्रश्न 2-2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे। अब इसके ट्रिक क्या है समझिए। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब पाठ और लेखक का नाम लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे पहला है तो आप लिखोगे यहाँ पे पहला। क्या लिखोगे, पहला। पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। अब ना पाठ का नाम मालूम है ना तो आपको लेखक का नाम मालूम है, तो लिखोगे क्या, देखिए। तो सबसे पहली हेडिंग आप डालोगे यहाँ पे पाठ का नाम। पहली हेडिंग क्या रहेगी, पाठ का नाम। यहाँ पे क्या डालोगे, हेडिंग डालोगे। पाठ का नाम हेडिंग आपने डाल दिया। ठीक है, नीचे आप हेडिंग डालोगे लेखक का नाम। नीचे आप हेडिंग डालोगे, ब्लैक पेन से डालिएगा लेखक का नाम। हेडिंग ब्लैक पेन से, आंसर इसका ब्लू पेन से। ठीक है, लेखक का नाम। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, तो जैसे आप इसको पढ़ोगे कि मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है तब। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ,
देखिए ममता ने क्या बोला है कि ममता ने कहा क्या आश्चर्य कि तुम छल करो। अब यहाँ पे ममता आ गया तो एक चीज आपको मालूम चल गया कि हाँ ये तो ममता चैप्टर से लिया गया है, और ममता चैप्टर के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये तो उन्हीं को मालूम चलेगा जो पढ़े लिखे हैं, वही तो पता कर पाएंगे कि हाँ ये तो ममता आ गया, मतलब ममता चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जो नहीं पढ़ा लिखा है कभी भी हिंदी का, तो वो कैसे लिखेगा, अब समझिए उसका ट्रिक। तो मेरे प्यारों से जैसे हमें तो मालूम है कि पाठ का नाम क्या है, ममता, बात समझिए। जैसे हमको तो मालूम चल गया कि हाँ पाठ का नाम है ममता, ठीक है, और लेखक का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद। तो जिनको मालूम चल गया वो तो लिख लेंगे, और जिनको नहीं मालूम चलेगा वो क्या करेंगे, अभी मैं ट्रिक बताता हूं। जयशंकर प्रसाद, ये तो ट्रिक उनके लिए जो मालूम कर पाए हैं, और जिनको नहीं मालूम होगा वो क्या करेंगे। तो मेरे प्यारों चो, आपके किताब में जितने भी चैप्टर हैं किसी भी चैप्टर का नाम लिख दीजिए। ममता है तो ममता लिख दीजिए, आपका मन कर रहा है कि मित्रता दिमाग में आ रहा है तो मित्रता लिख दीजिए, आपके दिमाग में भारतीय संस्कृति चैप्टर आ रहा है तो आप भारतीय संस्कृति चैप्टर लिख लीजिए। मतलब आपकी किताब में जो चैप्टर दिया गया है, किसी भी चैप्टर का अगर नाम आपको मालूम है तो तुरंत उस चैप्टर का नाम आप लिख दीजिए। और लेखक की अगर हम बात करें, किसी भी लेखक का नाम, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश भारती, कुछ भी अगर आपको मालूम है तुरंत आप इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी पाठ का नाम लिख दीजिए, कोई भी लेखक का नाम लिख दीजिए। एग्जामिनर नंबर आपको कहां से देगा मैं बताता हूं। एक एग्जामिनर के पास लाखों कापियां होती है, इतना बात आपको बता देता हूं। एक जो एग्जामिनर होता है उसके पास लाखों कापियां होता है। आपको मैं बता दूं कि 1 मिनट से भी कम समय लगता है एक कॉपी को चेक करने में, ये भी बता देता हूं आपको, सच में 1 मिनट से भी कम लगता है। तो एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है, देखिए। तो एग्जामिनर जब कॉपी आपको चेक करेगा ना, तो आप जो ऊपर लिखे हो खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्न उत्तर संख्या 21, फिर आपने ख डाला है, संकेत डाला है, इसी को देखकर मेरे प्यारों से आपको नंबर दे देगा 6 नंबर। इसको पढ़ेगा भी नहीं, यहीं से नंबर आपको दे देगा अगर आपने अच्छे तरीके से सजा कर इसको लिखा है तो आपको समझ में आ गया कैसे गद्यांश करना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 22 मेरे प्यार पद्यांश है। तो जिस तरह गद्यांश हमने किया उसी तरह पद्यांश भी करना है। पद्यांश भी करना होगा तो आप प्रश्न उत्तर संख्या 22 डाल लीजिएगा। 22 डालने के बाद आप क्या डालोगे, सबसे पहले संकेत डालोगे। क्या डालोगे, संकेत। उस संकेत से पहले आप डाल लीजिएगा कि क कर रहे हो कि ख। अगर क वाला कर रहे हो तो आप यहां डाल लीजिएगा क, ख वाला करना होगा तो आप डाल लीजिएगा ख। इसके बाद संकेत लिखने का ट्रिक अभी मैंने बताया है कि शुरू के कुछ 2 लाइन लिख दीजिए, इसके बाद डॉट 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 करते हुए लास्ट की लाइनिंग सोने से, देखिए जैसे दिया है ना सोने से, उसको ले दीजिए, संकेत हो जाएगा। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पद्यांश में किसकी वृत्ता का वर्णन किया गया है। अब मेरे प्यारों एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूं, उसको मैं बताता हूं, रेखांकित अंश की व्याख्या। जैसे यह था, हमने तो अभी आपको पहला प्रश्न हल करके दिखाया ना, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। अब क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, क्योंकि रेखांकित अंश की व्याख्या आपका गद्यांश में भी आएगा और पद्यांश में भी आएगा, दोनों में आएगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करोगे उसको समझो। जैसे यहाँ पे बोला रेखांकित अंश की व्याख्या, यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन आपको किया गया है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा तो आप कैसे करोगे, तो यहां हो गया ना आपका पहला प्रश्न, दूसरा करने वाला हो तो दूसरा यहां पे डालोगे, एक लाइन छोड़कर आप दूसरा डालोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या है तो आप हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, लिखोगे यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या। मैं बता देता हूं यह ट्रिक गद्यांश में भी लागू होगा, यह ट्रिक पद्यांश में भी लागू होगा, इतना बात याद रख लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हेडिंग आपने बना लिया और इसके नीचे स्केल की सहायता से आपको करना क्या है, अंडरलाइन कर देना है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए आप एक चीज दिमाग में फिट कर लीजिए, आपको लिखना है पहली लाइन कि लेखक कहता है कि, आपको ये लाइन याद करना है, लेखक कहता है कि, लेखक क्या कहता है, देखिए ध्यान सुनिए, लेखक कहता है कि, अब ध्यान से सुनिए, यहां तक अंडरलाइन किया गया। लेखक कहता है कि मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना करने का पालन करना चाहिए। यहां तक सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो यहां से लेके यहां तक पूरे सेंटेंस को उतार दो। तो पूरे सेंटेंस को आप क्या करना है, जहां तक मैंने बताया है, जहां तक सेंटेंस खत्म हो रहा था वहां तक पहले नोट करोगे, ठीक है। इसके बाद उसके आगे क्या लिखोगे, देखिए उसके आगे आपको एक वर्ड जोड़ना है। क्या, देखिए इसी पैसेज में से वो वर्ड जोड़ना है। आप यहां से लिख लीजिए कि छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूं, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। इतना लाइन उसी के आगे ऐड कर लीजिए। इसके बाद लिखो यहां से, इसके नीचे भी तो अंडरलाइन किया गया है, फिर लिखोगे परंतु यहां नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, यहां तक लिखोगे,
सेम डिट्टो वही चीज क्या करोगे, उसके आगे आप यहाँ पे नोट कर दोगे। फिर उसके आगे आपको कुछ लिखना होगा। क्या लिखना होगा, इसी पैसेज में से लिखना होगा। देखिए इसी पैसेज में से आप ऊपर उठा लीजिए, मुगल अपनी तलवार से टेक कर उठ खड़ा हुआ, इतना लाइन आपको लिख देना है। फिर उसके आगे परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है, यहां तक आपको लिख लेना है, कर्तव्य करना। सेम डिट्टो लाइन आप लोगों को उतार लेना है। और उसके आगे क्या लिखोगे, तो उसके आगे मेरे प्यारे बच्चों, ममता ने क्या आश्चर्य किया कि तुम छल करो या ठहरो, ये वाली लाइन उसके आगे एडजस्ट कर देना है। लो भाई, खूबसूरत रेखांकित अंश का व्याख्या हो गया। एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर आपको देगा और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखोगे तो भाई समझ लो कि आप टॉपर बन जाओगे। क्लियर है, कोई फेल नहीं हो सकता इस ट्रिक की मदद से मेरे प्यार बच्चों, सारे बच्चे पास ही होंगे, इतना बात याद रखिएगा। चलिए इसी तरह अगर तीसरा प्रश्न भी करना है, इसमें तीसरा प्रश्न भी दिया है कि छल नहीं तब न स्त्री जाता हूं, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूं वाक्य किसने कहा और क्यों कहा। तो मेरे प्यार बच्चों वही चीज ऊपर से उठाकर और यहां तक, ऊपर से उठाकर यहां तक पूरा का पूरा डिट्टो लाइन पूरा का पूरा लिख देना। ये तीसरे का भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब क्लियर समझ आ गया ना आप लोगों को। तो ये पद्यांश भी करना आपने सीख लिया, संकेत लिख दोगे और संदर्भ लिखने का तरीका बता दिया हूं, पाठ का नाम लेखक का नाम कैसे लिखोगे, रेखांकित अंश के व्याख्या का भी जस्ट ट्रिक मैंने बताया। तो आपका इस ट्रिक की मदद से गद्यांश भी और पद्यांश दोनों आप लोगों का समाप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश देखेंगे। ये देखिए अब आ गया संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश, प्रश्न नंबर 23 से। तो संस्कृत का गद्यांश का अगर मैं ट्रिक बता दूंगा तो संस्कृत का पद्यांश भी उसी ट्रिक से हो जाएगा। तो गद्यांश समझिए कैसे करेंगे। बोला है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्य अवतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का होता है, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर तो होता है इसके अनुवाद पे और 2 नंबर होता है इसके संदर्भ में। अब देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा संदर्भ। पहले प्रश्न उत्तर संख्या 23 डाल लीजिएगा। इसमें भी 2 ऑप्शन है कि क वाला करना चाहते हो कि अथवा करके आपको ख वाला करना चाहते हो। तो दोनों में से जो करना चाहते हो उसको डाल लीजिएगा, जैसे मैं दिखा भी देता हूं लिख कर आप लोगों को। देखिए क्या था, प्रश्न उत्तर संख्या 23 था ना, तो आप सिंपल यहां पे डाल लीजिएगा कि प्रश्न उत्तर संख्या 23। क्या डालोगे, प्रश्न उत्तर संख्या 23 डाल दीजिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या डालने के बाद इसके नीचे आप क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे। स्केल की सहायता से करना, इतना याद रखिएगा। इसके बाद आप क वाला करने वाले हो तो क वाला लिख दो। क लिखने के बाद संकेत, जो मैं ट्रिक बताया सेम उसी तरह करना है आप लोगों को, संकेत। और संकेत लिखने का तरीका मैंने बताया ही आप लोगों को कि आगे का कुछ लाइन लिख लो यहां तक, इसके बाद डॉट डॉट करते करते लास्ट की लाइन लिख दो, यह संकेत का काम करेगा। तो संकेत तो यहां लिख दोगे ना, जो मैंने अभी बताया, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद संदर्भ लिखना है, इसके बाद हिंदी में अनुवाद। तो आपकी अगली हेडिंग क्या रहेगी, संदर्भ रहेगी। तो संदर्भ में क्या होगा कि संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश में सिर्फ चैप्टर का नाम लिखा जाता है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों, आप यहां से देख सकते हो संस्कृत के चैप्टर से कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो एक ट्रिक में बताता हूं, संस्कृत का कोई भी चैप्टर का नाम अगर मालूम होगा तो आप लिख दीजिएगा, किसी भी चैप्टर का नाम मालूम होगा। कुछ बच्चों का कमेंट आएगा कि मुझे नहीं मालूम रहेगा किसी भी चैप्टर का, तो अब क्या करूंगा। तो अगर आपको चैप्टर का नाम ही नहीं मालूम है तब क्या करोगे, तो उस समय दिमाग क्या लगाएगा कि आप इसमें से कोई भी वर्ड उठा लीजिएगा। मतलब अखत्यत इस चैप्टर से लिया गया है, चाहे अशिक्षिता चैप्टर से लिया गया है, चाहे आप ये लिख देना 10 रुपया कार्य चैप्टर से लिया गया है, इसी में से चैप्टर बना देना। अगर आपको नहीं मालूम है किसी भी चैप्टर का नाम, वैसे तो आपके किताब में कम से कम 5, 7, 8 चैप्टर तो दिए गए हैं। अगर 8 चैप्टरों का नाम कोई भी नहीं मालूम होगा तो आप इसी में से कोई वर्ड उठा लीजिएगा, लिख दीजिएगा इसी चैप्टर से लिया गया है। अगर आपको कोई भी मालूम होगा तो उसका नाम लिख दीजिएगा, सिंपल तरीका है। अब व्याख्या की अगर हम बात करें, हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें, तो हिंदी अनुवाद में मेरे प्यारे बच्चों आप हेडिंग डालिएगा हिंदी अनुवाद, ठीक है। क्या डालेगा, हिंदी अनुवाद। हेडिंग डालने के बाद इसका अनुवाद करना है। तो इसका अनुवाद कहां से करोगे मैं बताता हूं। तो हिंदी में करना है तो आपके पास शुरू में ही आपको गद्यांश दिया गया था। देखिए शुरू में ही आपको गद्यांश दिया गया था, तो यहीं बीच में से कहीं से उठाकर देखिए, जैसे वह यह है, यहीं से उठाकर आप यहां तक पूरी की पूरी लाइन यहां पे लिख दीजिएगा। वहां पे पूरी की पूरी गद्यांश की लाइन वहां पे लिख दीजिएगा और आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से हिंदी अनुवाद भी कंप्लीट हो गया, संदर्भ भी कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश भी हो जाएगा और इसी तरह यह संस्कृत का पद्यांश प्रश्न नंबर 24 दिया गया, इस तरह इसको भी कर दोगे, 5 नंबर यहां से भी मिल जाएगा।
तो उसी ट्रिक से संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ये आपका खंडकाव्य है। खंडकाव्य मेरे प्यार जो जिला वाइज जाता है, जो आपके जिला में पूछा जाता है वही आपको करना होगा। कोई दूसरा करोगे तो नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो एक चीज याद कर लेना, अभी जाके याद कर लो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंडकाव्य पूछा जाता है। मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में मेरे प्यारों जो मुक्ति दूत पूछा जाता है, मान लीजिए सपोज दैट कि आपके डिस्ट्रिक्ट में मुक्ति दूत पूछा जाता है, तो देखिए बोला है कि मुक्ति दूत खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। या तो ये नहीं करना चाहते हैं तो मुक्ति दूत खंडकाव्य के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानते हैं आप, महात्मा गांधी के बारे में पूरी की पूरी कहानी छाप दीजिएगा। वो कैसे लड़े थे देश की आजादी में, उनका क्या अहम भूमिका था, क्या उन्होंने आंदोलन कहां कहां पे चलाया था, उनके बना बनाकर आप लोगों को एक पेज में पूरा का पूरा लिख डालना है। बनाकर एक पेज लिख दोगे तो 3 नंबर आप लोगों को एग्जामिनर दे देगा खूब अच्छे तरीके से। बस याद रहे कि बीच में कहीं काट पीट आप ना करें, जो भी गलत ही लिख रहे हो तो उस वर्ड को साफ लिखो, समझ रहे हो। एक चीज और फिर मैं बताना चाहता हूं, यह ट्रिक उनके लिए बता रहा हूं जो हिंदी को यच भी नहीं आता है, मतलब वो हिंदी में कुछ आता ही नहीं है, पेपर पूरा छोड़ के चले जाते हैं और वो पास होना चाहते हैं। तो ये ट्रिक अपनाइएगा, 100 में आपका 70 से 75 नंबर बिल्कुल मेरे प्यारों से फिक्स हो जाएगा, इस बात का दावा करता हूं। तो एक खंडकाव्य आपको समझ में आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है कि लेखक का जीवन परिचय, चाहे वो लेखक का जीवन परिचय आ जाए चाहे वो कवि का जीवन परिचय आ जाए, 5-5 नंबर का आता है। 5 नंबर का कवि का, 5 नंबर लेखक का, टोटल 10 नंबर का तो जीवन परिचय ही पूछा जाता है। तो जीवन परिचय किसी का भी दे तो उसका हल करने का तरीका समझिए, सिर्फ जीवन परिचय का। तो आप कोई भी जीवन परिचय दे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या आपको डालना ही है। मान लीजिए प्रश्न उत्तर संख्या 26 था तो आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 26। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, थोड़ा आराम से लिखिएगा राइटिंग बैठाकर। प्रश्न नंबर 26 कर रहे हो तो प्रश्न नंबर 26 का क, तो प्रश्न नंबर 26 का क। अब प्रश्न नंबर 26 के क में आप देखोगे तो जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का करना है तीसरे का, तो आपको याद होना चाहिए तीसरा कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे तीसरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का करने हो तो यहाँ पे लिखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है तभी तो नंबर आप लोगों को मिलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस तरह आप लिख दीजिएगा। जीवन परिचय लिख रहे हो ना तो यहाँ पे एक लाइन छोड़कर यहाँ पे हेडिंग डालिएगा जीवन परिचय। देखिए मेन चीज होता है कि किस प्रकार आप लिखे हो, स्ट्रक्चर क्या है कॉपी लिखने का, उसी पे नंबर आप लोगों को पूरा का पूरा मिल जाता है। जीवन परिचय इस तरह हेडिंग डालोगे। आप ध्यान से समझिए, जीवन परिचय में सबसे पहले आपको लिखना है, किसी का भी जीवन परिचय लिख रहे हो, अगर यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिख रहा हूं तो लिखूंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखेंगे हम लोग इसे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, देखिए लिखने का तरीका यही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। अब जन्म कब हुआ था ये तो चीज हमको मालूम ही नहीं है, किस सन में हुआ है ये भी चीज हमको जानकारी नहीं है। अब ध्यान से समझिए, अगर किसी का भी जीवन परिचय लिख रहे हो तो डेट याद रखना। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है तब क्या करोगे, डेट अगर नहीं मालूम है तो आप 1800 से लिखिएगा, 1852 लिख दीजिए, 1884 लिख दीजिए, 1844 लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, लिखिए 1800 से स्टार्ट होना चाहिए, इतना बात आप याद रखिए। 1852 लिख दीजिए, 1884 लिख दीजिए, 1844 लिख दीजिए, समझ में आ गया। इसके बाद बीच में तो आप लिख दोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म इतना में हुआ था, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बचपन में ही आर्थिक स्थिति के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने स्वयं अध्ययन करके अच्छी किताबें पढ़ी और अच्छे तरीके से ज्ञान को प्राप्ति किया। संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान हुआ उनको, ठीक है। और फिर उन्होंने अच्छी अच्छी किताबें भी लिखा। इस तरह करके बहुत उनके जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर इस विद्यालय में उन्होंने पढ़ाया, इस तरह आपको लिख देना। फिर किसी पुरस्कृत से सम्मानित किया गया उन्हें। फिर उनका जीवन इसी तरह बीतता रहा, किसी रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लास्ट में इस तरह बनाकर लिख देना। मृत्यु की अगर हम बात करें कि मृत्यु का डेट क्या लिखोगे, तो मृत्यु का डेट जब भी लिख रहे हो तो 1900 से स्टार्ट करो। आप 1941 लिख सकते हो, आप 1954 लिख देना, आप 1900 यहाँ पे 45 लिख देना। इस तरह करके आप लोगों को लिखना है। भाई नहीं मालूम है तो क्या करोगे, आपको स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा, इतना याद रखिएगा। जिनको मालूम है वो एग्जैक्ट लिखेंगे, जिनको मालूम है वो तुरंत लिखना प्रारंभ करेंगे। ये तो ट्रिक उनके लिए है जिनको हिंदी में आता ही नहीं है कुछ, वो पास होना चाहते हैं, तो ये ट्रिक अपनाकर वो पास हो जाएंगे।
और जिनको आता है भाई वो तो अच्छे तरीके से लिखेंगे। तो जीवन परिचय का समझा गया ना, चाहे वो कवि का हो चाहे वो अकाल लेखक का हो, तो दोनों में यही ट्रिक आप लोगों को काम करने वाली है। लेकिन रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, रचनाएं पे 2 नंबर मिलता है। तो रह गई बात अब रचनाएं कैसे लिखोगे कि 2 नंबर मिले। तो रचना में मेरे प्यारों, जो आप किसी का भी रचना अगर मालूम है, किसी भी का रचना अगर आपको मालूम है तो आप रचना का नाम लिख दीजिएगा। किसी भी चीज का रचना अगर आपको मालूम है, जयशंकर जी का याद है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद है तो उन्हीं का रचना लिख लीजिए। अगर कुछ बच्चे का कमेंट ये भी आएगा कि हमें रचना अगर मालूम ही नहीं है, किसी का भी नहीं मालूम है, तब हम क्या करेंगे, तब वो क्या करेंगे मेरे प्यार को, यहाँ पे इसका सहारा लेंगे। आप देखिए लिख दीजिएगा विचारणीय एक रचना का नाम, संप्रदाय एक रचना का नाम, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा चेतना एक रचना का नाम। अब बहुत सारे बच्चों कमेंट आएगा कि ये क्या रचना है, तो रचना है, आपको नंबर मिल जाएगा। कैसे मैं बताता हूं। देखिए अगर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं तो उनकी लाखों रचनाएं हैं, बस आपके हाई स्कूल में ही 10 दिया है ना। आप 12 में जाओगे तो कुछ रचनाएं और बढ़ा दी जाएंगी, बीए में जाओगे तो और कुछ रचना बढ़ा जाएंगी, कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करोगे तो पता चलेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कम से कम 1500 रचनाएं हैं। समझ रहे हो। तो आप जब लिखोगे तो एग्जाम में थोड़ी मालूम चलेगा कि कौन रचना लिखा है, मालूम चलेगा कि हाँ कोई ना कोई एक रचना लिखा होगा, नंबर दे देगा आप लोगों को। समझ आ गया। ये ट्रिक अपनाना, इस दिमाग से खेलना है एग्जामर के साथ, तब जाके आप पास हो पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अब मेरे प्यारों, जो श्लोक लिखना जो इस पेपर में न आया हो, इसका कहने का मतलब क्या, देखिए आपके पेपर में श्लोक आता है, ठीक है, और वो श्लोक लिखोगे तो नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा। श्लोक कौन सा होता है, देखिए ये आपका संस्कृत का जो पद होता है उसी को हम लोग श्लोक बोलते हैं। तो देखिए क वाला है, ठीक है, ये वाला, और एक अथवा करके यहाँ पे ख वाला दिया गया है। तो ये भी श्लोक है, ये या ना कि यही श्लोक उठाकर लिख दें। अगर ये श्लोक डिट्टो उठाकर लिख दोगे तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। तो अब श्लोक के लिए कौन सा ट्रिक लगाओगे, आप देखिए। अब श्लोक के लिए मैं ट्रिक आपको बताता हूं कि अगर आपको श्लोक लिखना है तो कौन सा ट्रिक अपनाओगे कि आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए श्लोक अगर आपको लिखना है तो आप पहुंचिए संस्कृत के गद्यांश पर। संस्कृत के गद्यांश पर पहुंचकर वहीं से ट्रिक बनाना है। कैसे, देखिए 2 लाइन का तो लिखना है आप लोगों को। देखिए पहली लाइन बीच में से ही, ये वाला यहां से लेकर यहां तक पहली लाइन बना लीजिए, और उसके जस्ट नीचे आप यहां से लेकर यहां तक लिख दीजिए, दूसरी लाइन हो जाएगा, श्लोक बन के तैयार हो जाएगा। एक लाइन ऐसे लिखिए, उसके नीचे एक लाइन और लिखिए, 2 लाइन हो गया, श्लोक आपका कंप्लीट हो गया। अगर इसमें से बनाना चाहते हैं इसमें से बना लीजिए, एक लाइन यहां तक लिखिए और उसके नीचे ये लाइन छाप दीजिए, श्लोक आपका बन गया। एग्जाम को थोड़ी मालूम चलेगा, इतने सारे श्लोक हैं उनको थोड़ी याद है, वो तुरंत आपको चेक कर देंगे, नंबर आपको 2 नंबर मिल गया। तो श्लोक लिखने का तरीका आपको मालूम चल गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब संस्कृत में उत्तर देना है, जैसे देखिए किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। आपके पास 1 2 3 4 5 प्रश्न है, 5 में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना। देखिए मान लीजिए इस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हो तो आप क्या लिखोगे, चंद्रशेखर स्वनाम किम। अब अखत्यत है ना तो उसको अवदत लिख दो। क्या लिख दोगे, अवदत, आपका आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिए, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए इसका आप दे रहे हो तो कुत्तम मरणम मंगलम आप भवंती, भवती है तो भवंती लिख दीजिए, या मंगलम है तो आप मंगलम ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और उसके आगे हलंत जोड़ते जाइए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा आप लोगों का कंप्लीट। एग्जाम में जब कॉपी चेक करेगा, बस याद रहे राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो भी चीज लिख रहे हो बिल्कुल क्लीन लिखो, ऐसे लिखो लग रहा है कि टॉपर लिखा है कोई, ऐसे लिखना है आप लोगों को। अगला है प्रश्न नंबर 29 कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब निबंध देखिए 7 नंबर के लिए पूछा गया है। निबंध लिखने का तरीका क्या है, देखिए आपके पास है 1 2 3 4 5, 5 में से कोई एक निबंध लिखना है। निबंध में एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि अगर निबंध आपको नहीं आ रहा है तो कम से कम आप एक निबंध लिख रहे हो तो उसमें 5 हेडिंग होनी चाहिए। अब हेडिंग आपको कुछ भी बना दो, हेडिंग आप कुछ भी बना दो चलेगा, लेकिन इसमें 2 हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर उसी 2 हेडिंग को देखता है, बीच वाले हेडिंग को छोड़ देता है। पहली हेडिंग होता है प्रस्तावना की, पहली हेडिंग होता है प्रस्तावना की, पहली हेडिंग प्रस्तावना डालना है और लास्ट की हेडिंग उपसंहार डालना है। क्या डालना है, उपसंहार। तो प्रस्तावना और उपसंहार ये 2 हेडिंग बिल्कुल सही डालना है। प्रस्तावना डालकर उसके बारे में कुछ लिख दीजिएगा, उपसंहार डालकर लास्ट में कुछ लिख दीजिएगा, बीच में कुछ भी हेडिंग बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये 2 हेडिंग आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर आपको दे देगा।
समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब आएंगे हम लोग 30वां प्रश्न। कह रहा है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने पर पुरस्कार पाने का अनुभव बताते हुए मित्र को एक पत्र लिखिए। या तो ये नहीं लिखना चाहते हैं तो वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर चचेरे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। पत्र लेखन आ गया। पत्र लेखन बहुत सिंपल होता है। पत्र लेखन का समझिए, पत्र कोई भी कंडीशन का आ जाए, कोई भी कंडीशन का पत्र लेखन आ जाए, आपको कौन सा ट्रिक लगाना है उसमें समझिए। सबसे पहले पत्र लिख रहे हो भाई तो जाहिर सी बात है एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो एड्रेस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले ऊपर तो आप लिखोगे क्या, एड्रेस। एड्रेस में आप विलेज का नाम लिखिएगा, पोस्ट का नाम लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा, मतलब पूरा बाकायदे एड्रेस लिख दीजिएगा। एड्रेस लिखने के बाद जस्ट उसके नीचे आप लिखिएगा डेट। डेट का मतलब दिनांक। आप हिंदी में लिखिएगा वहां पे क्या, दिनांक। क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिखने के बाद उसके नीचे आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, सेवा में। क्या लिखोगे, सेवा में। इसके बाद सेवा में नहीं लिखना चाहते हो तो महोदय। क्या लिखोगे, महोदय। सेवा में महोदय। इसके बाद कामा लगा देंगे। फिर अगली लाइन लिखेंगे सविनय निवेदन है कि। क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि। क्या लिखोगे, सविनय निवेदन। ये लाइन याद कर लीजिए, सविनय निवेदन है कि। अब आगे की लाइन क्या लिखोगे, तो आगे की लाइन तो आप बना के लिखोगे। कैसे समझिए, मान लीजिए इसी पे लिखना है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने तथा पुरस्कार पाने का अनुभव प्राप्त करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। मतलब आपका मित्र कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ था, उसमें प्रथम स्थान पा गया है, तो उसको पत्र लिखना। तो कैसे लिखोगे, तो उसके बारे में लिख देना कि मुझे आशा था कि तुम इस प्रतियोगिता को जरूर जीतोगे, क्योंकि तुम्हें बचपन से ही तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में रुचि थी और तुम अच्छे तरीके से अध्ययन भी कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग और लड़कों से काफी बेहतर था। इसके अनुभव पे मुझे लगा कि ये तुम जीत पाओगे और तुमने जीत कर दिखाया भी। बहुत बहुत बधाई देता हूं, अच्छी कामना करता हूं तुम भविष्य में अच्छा काम करो, अच्छी नौकरी पाओ, इसी तरह अपना पढ़ाई मन लगन से करते रहो। इस तरह आपको मोटिवेशन देना है उसको। फिर लास्ट में क्या लिखना है, बीच में आप मोटिवेशन दे दीजिएगा, लास्ट में लिखेगा आपका सहकारी या आपका आज्ञाकारी। आपका यहाँ पे सहकारी लिख सकते हैं, सहकारी नहीं लिखना चाहते हो तो आज्ञाकारी लिख दीजिएगा। आज्ञाकारी तो उस कंडीशन में लिखा जाता है माता पिता को। सहकारी मतलब आप दोस्त को जब भी लिख रहे हो तो सहकारी मतलब सलाहकार, सहकारी। सहकारी लिखकर नाम तो नहीं लिखा जाता है, आप लिख दीजिएगा क ख ग, ऐसे लिखना है। क्लियर है। अब हो गया पूरा का पूरा पेपर समाप्त मेरे प्यारे बच्चों। कुछ भी याद करने के लिए बोला हूं, आप बताइए, पूरा आपने वीडियो देख लिया, कुछ भी याद करने के लिए बोला हूं? नहीं, सिर्फ इस पेपर की मदद से पूरा काम करना है आप लोगों को। गारंटी है जिस प्रकार बताया और पूरा मन से मेरा काम करोगे मेरे प्यारों बच्चों, 70 में 75 में लेकर आओगे। बार बार फेल हो रहे थे, इस बार पास होकर दिखाओगे और मेरे इसी वीडियो के नीचे आकर कमेंट करोगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।